12 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। अब सभी बच्चे 12 मार्च हिंदी पेपर में पूरे 80 नंबर लेकर आएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं हिंदी का जो आपके 12 मार्च को आने वाला है। यानी 12 मार्च को जो आपके हिंदी का पेपर आने वाला है, अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पेपर में आपको नामांक रोल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, और ये हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों जो आपके 12 मार्च को होने वाला है। और इस पेपर में आपको समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं, जो पूर्णांक है वो है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो सभी बच्चों को 12 मार्च हिंदी के पेपर में अगर आपको 80 में से 80 नंबर यानी पूरे 80 नंबर आपको लाने हैं तो ये पूरा वीडियो आपको देखना है और इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो पेपर है वो उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेपर में आपको परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो सामान्य निर्देश है वो दे रखे हैं। निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है वो अनिवार्यता लिखे और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको जरूर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 आपके दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 1 में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं सभी, और जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं जिसमें विकल्प आपके दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं और पूरा पेपर है वो उत्तर सहित में आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स वो फोड़ कर आओगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके क्या दिया है कि धार्मिक शब्द है, इसमें आपको प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। यानी धार्मिक शब्द है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कै, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको इक, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है अक, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है मिक। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर बे आपका सही होगा। यानी धार्मिक शब्द है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है आपके इक। तो इसमें आपको बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया है कि नयन शब्द का सही संधि विच्छेद है। यानी जो आपको एक शब्द दिया गया है नयन, और इस नयन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको ने प्लस एन, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको ना प्लस एन, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है नई प्लस एन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको नी प्लस एन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। यानी नयन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपके ए ऑप्शन होगा, यानी ने प्लस एन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि उत्साह कविता है, उसमें बादल है वो किसका प्रतीक है? तो उत्साह कविता है, इसमें बादल किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है शांति का, बे ऑप्शन है आपकी क्रांति का, और स ऑप्शन है आपके स्थिरता का, और द ऑप्शन है आपके सुख का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बे आपका करेक्ट होगा। यानी उत्साह जो कविता है उसमें बादल है वो किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से क्या संगतकार के स्वर की विशेषता नहीं है? यानी निम्न में से क्या संगतकार के स्वर की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है मधुर, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको कमजोर, और स ऑप्शन में दे रखा है आपको आत्मविश्वास, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको कंपनशील। तो देखिए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो
तो इसमें आपके स ऑप्शन सही होगा, यानी निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो आपके संगत कार के सवर की विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी आत्मविश्वास। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि लक्ष्मण ने अपने कुल का क्या नाम बताया, तो लक्ष्मण ने अपने कुल का नाम है वो क्या बताया, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चंद्रवंश, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको राजवंश, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है हरिवंश, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको रघुवंश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आपके द ऑप्शन सही होगा, यानी रघुवंश। लक्ष्मण ने अपने कुल का क्या नाम बताया, रघुवंश बताया था, तो द ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो नौबत खाना जो एक चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने, और नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन में है आपके बिस्मिल्लाह खां, और बे ऑप्शन में यतीन्द्र मिश्र, और स ऑप्शन है इसमें स्वयं प्रकाश, और द ऑप्शन में है आपके मन्नू भंडारी। तो इसमें सही उत्तर आपके कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी नौबत खाने के इबादत के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र हैं, तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि कार्ल मार्कस ने किसके लिए दुख भरा जीवन जिया, तो ए ऑप्शन है राजा के लिए, बे ऑप्शन है मजदूरों के लिए, स ऑप्शन है परिवार के लिए, और द ऑप्शन है पत्नी के लिए। तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी कार्ल मार्कस ने किसके लिए दुख भरा जीवन जिया, मजदूरों के लिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि सूरज की किरणों का रूपांतर है, तो जो सूरज है, सूरज की किरणों का जो रूपांतर है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में फसल दे रखा है, बे में आपकी मिट्टी दे रखा है, और स ऑप्शन में हवा दे रखा है, और द ऑप्शन में आपके पानी दे रखा है। तो सूरज की किरणों का रूपांतर कौन है, फसल है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है, तो ए ऑप्शन है बुत, बे ऑप्शन है प्रतिमा, स ऑप्शन है बस्त, और द ऑप्शन है आपकी डस्ट। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि कंधे से सिर तक की मूर्ति है वो क्या कहलाती है, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कंधे से सिर तक की मूर्ति है वो क्या कहलाती है, बस्ट कहलाती है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मैं क्यों लिखता हूं, पाठ है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ है, तो ए ऑप्शन है खोजपरक निबंध, और बे ऑप्शन है आपके आत्मपरक निबंध, और स ऑप्शन है आपके ललित निबंध, और द ऑप्शन है आपके यात्रा वृत्तांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बे आपका इसमें सही होगा, यानी मैं क्यों लिखता हूं ये पाठ है, आत्मपरक निबंध है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 11 कि गंतोक का अर्थ क्या है, तो गंतोक का आपको अर्थ बताना है। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जलाशय, और बे ऑप्शन में दे रखा है आपको चोटी, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है पहाड़, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है मेटूला। तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी गंतोक का अर्थ क्या है, आपके पहाड़ है, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है कि माता का आंचल शिव पूजन साय के किस उपन्यास से लिया गया है, यानी माता का आंचल जो पाठ है वो शिव पूजन साय के किस उपन्यास से लिया गया है, तो ए ऑप्शन है आपके पत्ताखोर, और बे ऑप्शन है आपके देहाती दुनिया, स ऑप्शन है आपके एक जीवनी, और द ऑप्शन है नदी के द्वीप। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बे ऑप्शन आपका सही होगा। माता का आंचल शिव पूजन साय के कौन से उपन्यास से लिया गया है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपकी, प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं पेपर में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि सर्वनाम शब्दों में कारक होते हैं, तो सर्वनाम शब्द हैं उनमें कितने कारक होते हैं, तो
तो सर्वनाम शब्द हैं उनमें कितने कारक होते हैं? आपके 7 कारक होते हैं। तो इस वाले रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? 7 फिल करना है आपको। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद में है आपके कि वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कौन सा वाच्य है जिसमें दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है? तो ऐसे वाच्य का नाम क्या है? आपके कृतवाच्य है। कौन सा वाक्य है? आपके कृतवाच्य। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है। इसमें तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आपको क्या फिल करना है? 4 फिल करना है आपको, यानी क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तो इस वाले रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? तदित प्रत्यय। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो जो क्रिया होती है उसका मूल रूप है वो क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप है प्यारे बच्चों वो आपके धातु कहलाता है। तो इस वाले रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? धातु फिल करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि सार्वनामिक विशेषण है उसके कितने उपभेद हैं? तो सार्वनामिक विशेषण है उसके कितने उपभेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। तो इसमें आपको 4 फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके। प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये आपके अपठित गद्यांश दिया गया है। तो पहले अपठित गद्यांश है वो आपको कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर है वो आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जिंदगी की असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाया के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाया के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। तो ये कंप्लीट अपठित गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस अपठित गद्यांश में पहला प्रश्न आपको क्या दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी ये जो अपठित गद्यांश दिया गया है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर हैं वो इसी अपठित गद्यांश में मिलेंगे। और दूसरा प्रश्न इसमें क्या दिया है आपको कि जिंदगी के असली मजे हैं वो किन लोगों के लिए है? यानी जिंदगी के असली मजे हैं वो कौन से लोगों के लिए हैं? तो वो भी आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपके अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, कि जिन्हें आराम है वो आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। इस पंक्ति का आशय है वो आपको स्पष्ट करना है कि जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही क्या है? मौत है। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अकबर ने अपने बाप के दुश्मन को परास्त क्यों किया? यानी अकबर ने अपने बाप के दुश्मन को परास्त क्यों किया ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि विपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से आपको छांट कर लिखना है। कौन सा शब्द दिया गया है आपको? विपत्ति शब्द आपको दिया गया है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या दिया है? प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश, इस वाले प्रश्न में आपको पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी मेरा वतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी, एक के कसेली कैंटीन से थकन उदासी का नाता है,
वतन के दिन सा निश्चित ही पहला बिल इसका आता है। हर उधार की रात उम्र से जो पाई है सो लौटानी, दफ्तर से घर तक फैले हैं ऋणदाता के गरम तकाजे। तो ये एक आपको पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर है वो इसी पद्यांश में मिलेगा। तो अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपके क्या है कि किसी कर्मचारी का वेतन है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि कर्मचारी को पहला बिल किसको चुकाना पड़ता है और क्यों चुकाना पड़ता है, ये भी आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि उधार लेने के संबंध में क्या नियम प्रचलित हैं, यानी उधार लेने के संबंध में कौन कौन से नियम होने चाहिए जो प्रचलित हैं। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कर्मचारी का दिन किस प्रकार व्यतीत होता है। तो कर्मचारी का दिन है वो किस प्रकार व्यतीत होता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि घर की तुलना अस्पताल के वार्ड से है वो क्यों की गई है, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि कर्जा लेकर कर्ज चुकाना अंगारों से आग बुझानी, इस पंक्ति का आज से आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके। खंड ब में प्रश्न दे रखा है आपको कि निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। यानी ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है खंड ब में सभी, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन है वो किन किन तत्वों के संयोग पर निर्भर होता है, ये आपको स्पष्ट करना है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन है वो किन किन तत्वों के संयोग पर निर्भर होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति की कौन सी कमी देखते ही खटकती थी। तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताना है कि मूर्ति की कौन सी कमी है जिसको देखते ही खटकती थी। और प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि है उसका नायक है वो क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, संस्कृति पाठ के आधार पर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरी एशिया के कहने का क्या आशय है। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको लिखना है, स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी हवा से बातें करना इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में है खंड से। खंड से यानी सेक्शन सी आप देख सकते हैं पेपर में, जिसमें प्रश्न संख्या 12 आपको दिया है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो गद्यांश वाला प्रश्न आपको कैसे करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आप देख सकते हैं केवल 4 लाइन है और इसमें 4 ही प्रश्न आपको पूछे हैं। इसके अथवा में भी एक पठित गद्यांश है वो आपको दिया जाएगा। अगर आप वो वाला करना चाहते हैं तो वो वाला भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। तो इसमें देख सकते हैं अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस गद्यांश का। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि कस्बे के लोगों का कौन सा प्रयास है वो सराहनीय था और क्यों था, ये भी आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना। तीसरा प्रश्न है कि अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हालदार साहब है वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है कि हालदार साहब कब तक मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो इसमें 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और अथवा में भी आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो आपको अच्छा लगे जो सरल लगे वो आपको करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको क्या पूछा है कि लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि संस्कृति और सभ्यता का अंतर है वो क्यों बताया गया है, ये आपको स्पष्ट करना है।
और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है इस पठित गद्यांश में कि व्यक्ति विशेष की संस्कृति का क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 4 है कि व्यक्ति के परिष्कृत आविष्कर्ता होने का क्या आधार बताया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है कि बादल गरजो घेर घेर गगन, धाराधार ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इसमें पहला प्रश्न आपके क्या दिया गया, कवि बादल से गरजने का आग्रह है वो क्यों कर रहा है। और दूसरा प्रश्न है कि कवि ने बादल को नवजीवन वाले क्यों कहा है। और तीसरा प्रश्न है कि विद्युत छवि पर उर में पंक्ति का क्या आशय है, ये आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 4 है कि कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है। उसके बाद में अथवा में भी आपको एक पठित पद्यांश दिया गया है। अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा है कि अंतरे की तानों को छवि ने क्या कहा है और क्यों। और दूसरा प्रश्न है आपके कि अपने ही सरगम को लांघकर से इससे कवि का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है आपके कि संगतकार गायक का कैसे सहयोग करता है। और प्रश्न संख्या 4 है कि संगतकार का स्वर गायक को किस अवस्था का स्मरण है वो करा देता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आप देख सकते हैं कि उत्साह कविता में कवि ने बादल के रूप का वर्णन है वो किस शब्दों में किया है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसीदास संवाद योजना है उसमें निपुण है। और प्रश्न संख्या 15 है कि नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल है, आप देश के नवनिर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे। और इसके अथवा में प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। और उसके बाद में है खंड दय में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 है आपके कि राम भगत कविवर तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में लिखिए। तो तुलसीदास का जीवन परिचय आपको इसमें लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न है अगर आपको तुलसीदास पर जीवन परिचय नहीं आ रहा है तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में लिखिए, दोनों में से एक आपको करना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि माता का आंचल पाठ में बालक का मां तथा पिता दोनों से ही जुड़ाव प्रकट हुआ, तब भी इसका शीर्षक माता का आंचल रखना कितना कठिन है, अपना मत है वो व्यक्त करना है। और अथवा वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां और किस तरह से हो रहा है। और प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी 300 शब्दों में आपको निबंध है वो लिखना है, जिसमें पहला निबंध दिया है आपको आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, दूसरा है आपके इंटरनेट वरदान या अभिशाप, और तीसरा है राजस्थान के त्योहार, और चौथा है आपके पर्यावरण प्रदूषण। तो इन चार में से एक निबंध आपको बनाना है, जो आपको अच्छे से आ रहा है उस पर आप निबंध बना सकते हैं। लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध बनाना है। ओके, उसके बाद में है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है आपके। प्रश्न संख्या 19 आप देख सकते हैं कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अशोक नगर के परमजीत हैं और आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपको पत्र दे रखा है कि आपका नाम आयशा है और आप साक्षी नगर अलवर के हैं, आपके क्षेत्र में अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है, नियमित विद्युत सप्लाई दिलाने हेतु मुख्य अभियंता विद्युत जयपुर को एक शिकायती पत्र है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में ग्रीष्मावकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है, इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से एक विज्ञापन आपको लिखना है। और अथवा वाला प्रश्न है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो दोनों में विज्ञापन दिया है, दोनों में से एक पर आपको विज्ञापन है, अच्छा सा विज्ञापन है, डिजाइन
बनाकर आपको तैयार करना है, तब जाकर आपको इस विज्ञापन वाले प्रश्न में 4 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको पत्र करना है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, और अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसमें पूरे 80 मार्क्स हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं, आराम से आप ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।